वेलकम टू मेंटोरा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था समता का अधिकार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमने मूल अधिकार पढ़ा था, समता का अधिकार। समता के अधिकार में हमने ये समता के विधि के समक्ष क्षमता, ये दो अवधारणा बन रखी है। इसमें दो अवधारणा है, एक ब्रिटेन से ले रखी है जो कि विधि के समक्ष क्षमता, एक अमेरिका से ले रखी है जो कि विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता है वो नकारात्मक है, विधि के समान संरक्षण है वो हमने कल पढ़ा सकारात्मक है। और इनकी परिस्थितियां क्या है वो हमने कल देखा। विधि का शासन क्या है वो एवी डाइसी ने ये दिया था कॉन्सेप्ट, जो कि विधि का शासन निहित है किसमें, अनुच्छेद 14 में। और हमने ये भी पढ़ा कल क्लासिफिकेशंस एंड समता के अपवाद पढ़े, राष्ट्रपति राज्यपाल अनुच्छेद 361 के तहत में है, और संसद और विधानमंडल के सदस्यों के लिए है अनुच्छेद 105 व 194, ये भी हमने कल पढ़ा, ये अपवाद में आते हैं। मीडिया के लिए आता है अनुच्छेद 361 का, ऐसे हमने ये भी कल अनुच्छेद 31 ग भी पढ़ा था। विदेशी राजनयिक या शासकों के लिए फौजदारी और दीवानी मुकदमों से मुक्ति प्राप्त, ये भी हमने कल पढ़ लिया। अनुच्छेद 15 पढ़ा, भेदभाव का निषेध, जिसमें आधार 5 है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 के आधार पे, केवल इन 5 के आधार पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर रोक राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद के अपवाद भी पढ़े, 15 के अपवाद हमने पढ़े थे। महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का, आरक्षण की बात कर रखी है। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की बात कर रखी है। इसमें शिक्षण संस्थाओं में 2005 के अंदर संशोधन हुआ, 93 संविधान संशोधन, हमने कल ये भी पढ़ा। 93वां संविधान संशोधन पूरा हमने कल पढ़ा कैसे हुआ था। मंडल आयोग भी पढ़ा, क्रीमी लेयर पढ़ा, प्रावधान, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रावधान पढ़ा, जो कि संविधान में संशोधन हुआ 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर, कल हमने ये भी पढ़ा। 10% आरक्षण देने की बात कर रखी थी। मंडल कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, सिफारिश क्या थी, 27% आरक्षण, इसकी बात करी थी हमने। और ये लागू कब करी, वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में, 27% आरक्षण देने की बात करी। और 90 के बाद में 91 में इनकी सरकार बदल जाती है, नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है। उन्होंने 2 परिवर्तन किए थे, हमने ये भी पढ़ा। 10% आरक्षण किसके लिए, उच्च जातियों के गरीबों के लिए, जो कि आज ईडब्ल्यूएस है वैसा ही वैसा आरक्षण पहले था, तो पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था उस समय। और ओबीसी में भी गरीबों को क्या दी गई, प्राथमिकता, ये हमने कल पढ़ लिया था। इंदिरा साहनी केस है जो कि ऐतिहासिक केस है सुप्रीम कोर्ट का 1992 का, जिसमें आरक्षण के नियम निर्धारित किए गए थे। हमने ये भी पढ़ा कि आरक्षण को, ओबीसी में 27% आरक्षण को वैध माना, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया, और पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया गया, और सीमा देखी 50% आरक्षण, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये भी बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। बैकलॉग की बात करी थी, ये भी हमने पढ़ा। कोर्ट के फैसले को पलटने वाले संशोधन, कि ये जो कोर्ट ने फैसला दिया था इंदिरा साहनी केस में, इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सरकार ने बदल दिया संशोधन करके। तो 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने पढ़ा था, उसके द्वारा क्या जोड़ा, 77वां संविधान संशोधन करके 16वां अनुच्छेद 16 के अंदर फॉर्क जोड़ा गया। 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ, जिसमें 16(4) ख जोड़ा गया। इस 16(4) क में क्या है, पदोन्नति, एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जारी रखी। 16(4) ख में क्या है कि इसमें बैकलॉग का प्रावधान था, जिसमें कहा था कि 50% से ज्यादा सीमा नहीं होनी चाहिए आरक्षण की, उसको अलग माना गया। बैकलॉग को बिल्कुल अलग ही एक समूह माना गया, ये हमने कल देख लिया था। 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, जो एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए परिणामिक ज्येष्ठता की बात करिए, वो 85वां संविधान संशोधन 2001 के अंदर का, ये सरकार ने सारे संशोधन किए थे। 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ, जो कि तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण रखा था, उसको नवी अनुसूची में डाल दिया था, क्योंकि नवी अनुसूची उस टाइम क्या हुआ था कि न्यायिक समीक्षा से बचने का उपाय था, इसलिए उसमें डाल दिया था। फिर आगे आया 81वां संविधान संशोधन, जो कि 2000 में हुआ। बैकलॉग रिक्तियां थी, उसको 50% की सीमा थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब बैकलॉग को केवल एक अलग समूह माना जाएगा, जिसे भरने के लिए 50% ये हो गया।
हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में पढ़ा था रामनंदन समिति के बारे में, जो कि क्रीमी लेयर की पहचान करनी थी, उसके लिए बनाई गई थी। और एनसीबीसी का गठन 1993 के अंदर हुआ था। उसमें एक पिछड़ा आयोग गठन हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये संसद के द्वारा गठित किया गया था। और ईडब्ल्यूएस में आरक्षण की सरकारी नौकरियों में 103वां संविधान संशोधन करके ये अनुच्छेद 16(6) जोड़ के लाया गया। पात्रता क्या रखी थी कि शिक्षण संस्थानों के लिए मतलब पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए वगैरह, ये हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 17 में हमने पढ़ लिया था कि ये एब्सोल्युटली अनुच्छेद है और अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, और इसके ये दंडनीय अपराध है। एक अनटचेबिलिटी का दंडनीय अपराध है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए बात करी कि 1955 में एक्ट लाया गया और इसको संशोधित किया गया कि अब 1976 के अंदर। परिभाषा संविधान में अस्पष्टता की परिभाषा नहीं दे रखी है, ठीक है। और मैसूर उच्च न्यायालय ने मैसूर हाई कोर्ट ने इसका ऐतिहासिक रूप से चली आ रही कुप्रथा है, न कि सामाजिक बहिष्कार। और हमने उपाधियों का अंत भी कल हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 18 में दे रखा है उपाधियों का अंत। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा सेना और विद्या को छोड़ के। अब कैसे उपाधि नहीं देगा, उपाधि मिलती है तो वो कैसे मिलती है? नागरिकों को। नागरिक है भारत का कोई, तो कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये नागरिक के बारे। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत के राज्य के पद पर है, यानी लाभ के पद पर है, तो वो विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशियों से उपाधि, विदेश के कहीं से भी उपाधि नहीं ले सकता। अगर कोई किसी व्यक्ति को भेंट या उपलब्धि मिल रही है तो कोई भी व्यक्ति नागरिक हो चाहे विदेशी हो, वो अगर राज्य के अधीन पद पर है यानी लाभ के पद पर है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति से सहमति लेके कर सकता है। आज हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता का अधिनियम। कल का हमने रिकैप कर लिया कंप्लीट। आज हमारा होगा आर्टिकल अनुच्छेद 19 स्टार्ट होगा, जो कि दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता की अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। अब 6 प्रकार की कौन कौन सी है, वो कैसी है देखते हैं एक बार। यानी ये सभी नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19 है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को। विदेशियों को अनुच्छेद 19 मैंने कल बताया था, परसों मैंने बताया था कि 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ऐसे हम याद कैसे रख रहे थे कि 15 और 16 एक ही, और फिर 19 को बीच में ले लो और 29 और 30। ये 5 अधिकार है जो कि विदेशियों को नहीं है। ओनली किसको है? विदेशियों को नहीं है। मतलब ये ओनली नागरिकों को है, भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त हैं। तो उसमें से अनुच्छेद 19 है वो भी किसको है? केवल भारतीय नागरिकों को ही ये 6 स्वतंत्रता दे रखी। कौन कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति, जो कि बोलने और विचार रखने की आजादी देता है। दूसरा स्वतंत्रता है सम्मेलन की, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। तीसरी स्वतंत्रता है संघ या समिति, जिसमें संघ, संगठन या सलाहकार समिति बनाने का अधिकार देता है। संसरण यानी घूमने का, जो कि भारत के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक घूमने का अधिकार देता है। और चौथी स्वतंत्रता है निवास की, जिसमें भारत के किसी भी हिस्से में बसने या रहने का अधिकार देता है। वृत्ति यानी छठी स्वतंत्रता है जो कि वृत्ति नाम से कोई भी पेशा, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार देता है। कोई भी किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी पेशा अपना सकता है, वो कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। ये भी स्वतंत्रता दे रखी है। तो 19 में, अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। उसको हम शॉर्ट में देखेंगे। वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ समिति, संसरण, निवास और वृत्ति, ये ऐसे 6 स्वतंत्रता दे रखी है। अब ये थे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर एक 7वीं स्वतंत्रता थी, जो कि मूल अधिकार, इनमें 7 अधिकार थे, ठीक है। संपत्ति का अधिकार है वो भी इसमें था, अनुच्छेद अलग से था 31 नंबर पे, अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। लेकिन एक पार्ट था जो कि इसमें 19 में भी था, लेकिन उसको संपत्ति का अधिकार जब हटाया तो वो यहाँ से भी हटा दिया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में सरकार ने इसको हटा दिया, संसद ने हटा दिया।
इसमें खरीदने, अधिग्रहण करने और या बेचने का था अधिकार था, जो कि यह स्वतंत्रता थी, वो उसको हटा दिया। कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? अनुच्छेद 19 की प्रमुख विशेषता है कि केवल नागरिकों के लिए ही है, और इस पे कुछ प्रतिबंध है, वो हम आगे देखते रहेंगे। केवल नागरिकों के लिए ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों या कानूनी व्यक्तियों, ये इंपॉर्टेंट है, आप बात ध्यान रखना कि कानूनी व्यक्ति का मतलब है कि जैसे कंपनियां हैं उनको नहीं है ये प्राप्त। अनुच्छेद 19 है वो कानूनी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, ओनली नागरिकों को, केवल नागरिकों को प्राप्त है, जो कि भारत के नागरिक है उनको ही प्राप्त है। इस पे अनुच्छेद 19 पे युक्त प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। वो कैसे लगाया जा सकता है? ये अधिकार असीमित नहीं है, मतलब अधिकार असीमित नहीं है, इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य इन पर उचित यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इन सबके आधार है, किस किस आधार पे लगाया जा सकता है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। किसमें? वाक एवं अभिव्यक्ति में कौन कौन शामिल होंगे वो बताया। ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अकॉर्डिंग है कि प्रेस की स्वतंत्रता होगी, वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रेस की स्वतंत्रता है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता की, एडवर्टाइजमेंट देने की, फोन टैपिंग के विरुद्ध, मतलब फोन की रिकॉर्डिंग के विरुद्ध में अधिकार है, वो भी किसमें है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। प्रसारित करने का अधिकार, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं हो, इसलिए कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है? प्रसारित करने का अधिकार। कोई भी न्यूज है वो मीडिया प्रसारित कर सकता है, इसका अधिकार किसमें दे रखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 में दे रखा है। ये पहली स्वतंत्रता ही है। किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ, यानी मतलब कि जैसे भारत बंद वगैरह ऐसे कह सकते हैं, तो कि राजनीतिक दल द्वारा क्या कह आयोजित के बंद के खिलाफ भी अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, आरटीआई का मतलब बोल सकते हैं कि आरटीआई का अधिकार भी किसमें है? वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांति का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सब इसमें। प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार है ना वो शामिल नहीं। हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं है, लेकिन प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी का, तो वो अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। ये क्वेश्चन आता है कि हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंदर दे रखा है, बट बिल्कुल नहीं है, वो गलत हो जाएगा। हड़ताल का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। प्रतिबंध के आधार क्या है? अब इस पे प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, तो उसका क्या आधार होगा वो देखते हैं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल इन आधारों पर रोक लगा सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है। वो कैसे? कि पहले उनके पास आधार होगा कि भारत की एकता व संप्रभुता बनाए रखने के लिए जरूरी होगा, तो वो अनुच्छेद 19 की पहली स्वतंत्रता को छीन सकता है। राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाना, ये भी इसमें प्रतिबंध का आधार रहेगा। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, ये भी इसके आधार पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना, ये सारी प्रतिबंध के आधार है। अनुच्छेद 19 की पहली स्वतंत्रता वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पे युक्त प्रतिबंध, वो युक्त प्रतिबंध ये होंगे कि इनके आधार पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। इन आधारों में से कोई अगर है बात तो कौन कौन से आधार है? भारत की एकता व संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना, ये सारे के सारे आधार रहेंगे। दूसरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 की शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दे रखी है। अधिकार क्या होगा? बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार होगा। इसमें सार्वजनिक बैठकें हो सकती है और प्रदर्शन शामिल है इसमें। अपवाद क्या होगा इसका? शांतिपूर्ण सम्मेलन की अपवाद है कि इसमें हड़ताल का अधिकार है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। हड़ताल मतलब कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का कोई अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। प्रतिबंध के इस पे प्रतिबंध लगाना है तो क्या आधार होगा? तो भारत सरकार के पास भारत की एकता व अखंडता, दूसरा है सार्वजनिक आदेश। ये दो आधारों पे ये सरकार शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता पर अधिकार को अगर प्रतिबंध ये लगाया जा सकता है। संबंधित कानून के बारे में देखते हैं। धारा 144 सीआरपीसी
मानव जीवन को खतरा दंगे की आशंका पर न्यायाधीश रोक लगा सकते हैं। मतलब सीआरपीसी 144 की धारा बोलती है कि मानव जीवन पे खतरा है या दंगे की आशंका है तो न्यायाधीश इस पे रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 19 की इस अधिकार स्वतंत्रता की बात कर रखी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात। और शांतिपूर्ण सम्मेलन पे रोक ऐसे एक और लगा सकता है आईपीसी की धारा 141 के आधार पे भी 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा गैर कानूनी हो सकता है यदि वे किसी कानून के कार्यान्वयन को रोकते हैं। किसी कानून के कार्यान्वयन को रोकते हैं तो 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उस पे आईपीसी की धारा 144 के द्वारा इन पे प्रतिबंधित किया जा सकता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता को। तीसरी स्वतंत्रता है संगम या संघ बनाने की अधिकार। संगम या संघ बनाने की अधिकार यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार कह सकते हैं। अधिकार क्या होगा इसका कि संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। इसमें राजनीतिक दल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, साझा फर्म हो सकती है, क्लब हो सकता है आदि शामिल है। कि अगर कहा जाए कि कंपनी बनाना है तो कौन सी स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 की तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, जिसमें कंपनी भी बना सकते, साझा फर्म, क्लब, राजनीतिक दल बनाना है वो भी स्वतंत्रता है। सहकारी समितियां बनानी है ये भी इसमें आएगा। हड़ताल या तालाबंदी करने का अधिकार ये औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित होता है, मूल अधिकार नहीं है। तालाबंदी हो या हड़ताल हो ये मूल अधिकार नहीं हो सकता, ये औद्योगिक कानून अलग से होता है, भारत सरकार का कानून है औद्योगिक कानून, उसमें हो सकती है हड़ताल और तालाबंदी की बात, लेकिन मूल अधिकारों के अंदर नहीं है, मूल अधिकार ये नहीं है। इस पे कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है संघ या संघ बनाने का अधिकार पे? तो 2 आधार हैं इसके भी, वो कौन कौन से? भारत की संप्रभुता है और लोक व्यवस्था या सदाचार, ये आधार रहेगा इसको प्रतिबंधित करने का। चौथी स्वतंत्रता है आवाज संचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसका अधिकार क्या होगा? फोर्थ स्वतंत्र फ्रीडम्स की क्या है? आवाज संचरण की स्वतंत्रता अधिकार होगा भारत के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक घूमने का अधिकार होगा। संचरण का अधिकार है, स्वतंत्रता है संचरण की, इसमें क्या बेरोक टोक घूमने का अधिकार है भारत के किसी भी हिस्से में। इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये है कि भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य ये है, इसलिए इस पे इसको स्वतंत्रता दे रखी है कि भारत के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार दे रखा है। और इस पे भी प्रतिबंध कैसे लगा सकती है सरकार या राज्य? तो आम लोगों का हित देखते हुए, जनरल पब्लिक का हित देखते हुए ही एक आधार ये हो सकता है। दूसरा आधार का किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा करने के लिए तो भी सरकार इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। किस पे? बेरोक टोक घूमने का अधिकार है कि उस पे आम लोगों का हित देखा जा सकता है। अनुसूचित जनजाति ट्राइबल्स के लिए उनकी सुरक्षा की बात आए तो भी इस आधार पे भी उस पे रोक लगाई जा सकती है आवाज संचरण की स्वतंत्रता पर। कारण क्या है? जनजातियों की विशेष संस्कृति होती है, भाषा है, रिवाजों को बाहरी प्रभाव से बचाना है। ये इसलिए प्रभाव इस आधार पे इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि विशेष संस्कृतियों की, जनजातियों की उनकी भाषा है, रिवाज है, उनको बाहरी प्रभाव ना पड़े, इसलिए उनको इस आधार पे इस पे क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विशेष मामला जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्याओं के संचरण पर रोक लगाना लोक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर वैध है। बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध भी वैध है। ये कोर्ट ने बताया था। इसलिए अंतर क्या है कि देश के अंदर घूमना है तो अनुच्छेद 19 है और देश के बाहर घूमना है तो अनुच्छेद 21 है। उसमें क्या है? घूमने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के अंदर है। घूमने का अधिकार है, देश के अंदर घूमना है तो आपको अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता है, और विदेश में घूमने का अधिकार है तो वो अनुच्छेद 21 के तहत में, जो कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, अब जो कि अनुच्छेद अलग है, अनुच्छेद 21। पांचवी स्वतंत्रता दे रखी है निवास का अधिकार, कि भारत के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रहने की आजादी दे रखी है, वो निवास का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंसी। अधिकार क्या दे रखा है? देश के किसी भी हिस्से में, मतलब भाग 1 में दे रखा है अस्थायी रूप से रहने का, दूसरी भाग में दिया स्थायी रूप से बसने का अधिकार भी दे रखा है। व्यक्ति स्थायी रूप से रहे चाहे अस्थायी रूप से रह सकता है, ये अधिकार दे रखा है। स्वतंत्रता कौन सी है? निवास की स्वतंत्रता। प्रतिबंध इस पे कैसे लगाया जा सकता है?
तो वही जो संसरण पर लगाया जा सकता है, आम लोगों का हित देख सकते हैं या अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा देख सकते हैं। यही प्रतिबंध है जो कि अभी हमने देखा कि आम लोगों का हित या अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए इस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे कहा है कि विशेष, इसमें कुछ लोग जैसे पेशेवर अपराधी हो गए या वेश्याएं हैं, उनको किसी क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है। छठी स्वतंत्रता दे रखी है वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो कि अधिकार क्या देता है, ये सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाना, व्यापार करना, व्यवसाय करने का अधिकार देता है। ये राज्य के अधिकार या प्रतिबंध क्या लगाते हैं, इस पे राज्य कैसे प्रतिबंध लगा सकता है। किसी पैसे के लिए तकनीकी योग्यता राज्य निर्धारित कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, वकील बनना है उसके लिए आपको लॉ की डिग्री करनी पड़ेगी। तो ऐसी योग्यता निर्धारित कर सकती है सरकार, कर सकती है राज्य। किसी उद्योग या व्यापार पर पूर्ण या आंशिक एकाधिकार कर सकता है सरकार, मतलब राज्य या तो पूर्ण अधिकार कर सकता है या आंशिक एकाधिकार कर सकता है। जैसे कि रेलवे है, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा में मोनोपोली सरकार की, ये आजकल प्राइवेटाइजेशन रेलवे में होने लगा है, लेकिन पहले पूर्णतः था। इसके लिए राज्य को उचितता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य को बताना होगा कि मैं परमाणु में अच्छा ही कर सकता हूँ, ऐसा उचितता सिद्ध करनी राज्य का कर्तव्य नहीं है, मतलब राज्य को जरूरत नहीं होगी, राज्य ऐसा कर सकता है। राज्य प्रतिबंध लगाएगा, वो कैसे लगाएगा, अनैतिक कृत्यों जैसे वेश्यावृत्ति है, खतरनाक व्यवसाय है जैसे ड्रग्स है, विस्फोटक है, पर राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ये था हमारा अनुच्छेद 19। 19 में 6 स्वतंत्रता दे रखी है, हमने अभी देखा कि 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी है। अनुच्छेद 19 यहां से देखते हैं, अनुच्छेद 19 वापस कि स्वतंत्रता का अधिकार 6 दे रखी स्वतंत्रता, वाक या अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने का, संचरण का, निवास का और वृत्ति का, 6 स्वतंत्रता हमें याद करनी है। आगे अनुच्छेद 20 नंबर, अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसका दोष सिद्ध हो गया कोर्ट में, तो उसके संबंध में उस व्यक्ति को क्या संरक्षण मिलेगा, वो अनुच्छेद 20 में बात करी गई। ये अनुच्छेद नागरिकों, विदेशियों और कंपनियों तीनों को मिला है कि कंपनी है उसको भी और विदेशियों को भी और नागरिकों को। अनुच्छेद 20 है वो कानूनी व्यक्ति को भी मिल रखा है, सभी को मानदंड से बचाता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, 3 व्यवस्थाएं कौन सी है कि वह कोई पूर्व पद पर प्रभाव कानून नहीं होगा, जैसे कि कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, कोई सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पूर्व से लागू करवाए। किसी भी व्यक्ति को केवल तभी सजा मिलेगी, कोई भी व्यक्ति है उसको सजा तभी मिलेगी जब उसने कोई कृत्य करते समय जो कानून था उसका उल्लंघन करने पर ही सजा दी जा सकती थी, वो ही दी जा सकती है। उसे उस समय निर्धारित सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती है। कोई कानून था किसी कृत्य के करते वक्त, उसमें जितनी सजा का प्रावधान था उतनी ही सजा दी जा सकती है, उससे अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती है। इसमें क्या सीमा क्या है, तो ये केवल फौजदारी क्रिमिनल मामलों में ही ऐसा लागू हो सकता है, क्रिमिनल कानून है उसमें ही प्रावधान लागू होगा, दीवानी मामलों में ये नहीं होगा। दीवानी है या कर है, टैक्सेस कानून पर ये लागू नहीं होगा। यानी टैक्स पीछे की तारीख से लगाया जा सकता है पर जेल की सजा पीछे से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें कहा है कि नो एक्सपो फैक्टो लॉ है, इसमें ये होगा। 236 का है कि नो डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी में क्या होगा कि एक ही अपराध कोई व्यक्ति ने किया, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया है, उसके लिए उस व्यक्ति को एक बार ही कोर्ट में सजा सुनाई जा सकती है, एक बार ही मुकदमा चल सकता है। ये है क्रिमिनल मामले में बात करिए, अभियोजित नहीं मुकदमा चलना, दंडित करना नहीं कोर्ट के द्वारा दंडित किया जाना, तो एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता। अपवाद क्या हो सकता है कि सुरक्षा केवल न्यायिक न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। ये सुरक्षा केवल न्यायिक न्यायालय के समक्ष ही उपलब्ध है, ये विभाग यानी डिपार्टमेंटल या प्रशासनिक सुनवाई पर लागू नहीं होगा। यानी कोर्ट से बरी होने पर भी विभाग सजा दे सकता है। अगर मान लो किसी विभाग का व्यक्ति है, कर्मचारी या अधिकारी, उसको न्यायालय ने सजा सुनाई, उसके बाद में डिपार्टमेंट भी सजा सुना सकता है, मतलब दंड दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन ये न्यायालय के समक्ष ही द्वारा
ये सुरक्षा दे रखी है। स्वयं अभिशंसन नहीं होगा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन में क्या होगा कि किसी आरोपी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति है वो अपने ही खिलाफ गवाह दे, ऐसा कोई उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति को। ये स्वयं अभिशंसन नहीं हो सकता। ये 3 चीजें दे रखी है अनुच्छेद 20 में। कौन कौन सा है? कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं लागू किया जा सकता, दोहरी क्षति नहीं दी जा सकती, और स्वयं अभिशंसन के लिए उसे दोहरी अभिशंसन उस पर नहीं होगा, ये भी हो सकता है। 3 चीजें इसमें दे रखे, 3 प्रावधान है। अपवाद क्या है? क्या इसमें शामिल नहीं होगा कि व्यक्ति के अभिशंसन में शामिल नहीं होगा कि भौतिक साक्ष्य की थंब इम्प्रेशन है वो इसमें शामिल नहीं होगा, मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, इसमें भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होगा, हस्ताक्षर शामिल नहीं होगा, ब्लड सैंपल शामिल नहीं होगा, शरीर का प्रदर्शन करना, शरीर है मतलब खुद को दिखाना, वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये था हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है जो कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, जिसमें हमने 3 व्यवस्थाएं देखी। पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं लाया जा सकता, दोहरी क्षति नहीं दी जा सकती, और व्यक्ति स्वयं के विरोध में कोई गवाह नहीं दे सकता। ये 3 प्रभाव, 3 व्यवस्था इसमें दे रखी है। अब अनुच्छेद 21 में कहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 में बात करी। इसकी भाषा में देखते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में कहा है कि किसी व्यक्ति का जीवन है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसके अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। गोपालन मामला आता है 1950 के, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संकीर्ण व्याख्या करी थी। ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है कि गोपालन मामला संकीर्ण व्याख्या करता है, जो कि अनुच्छेद 21 में केवल कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा देता है, विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले गोपालन मामला में व्याख्या करी थी, वो संकीर्ण व्याख्या थी कि अनुच्छेद 21 है वो कैसे एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध तो सुरक्षा देता है लेकिन लेजिस्लेटिव के विरुद्ध में सुरक्षा नहीं देता। ये तो इस मामले में था, गोपालन मामले में। इसका मतलब ये कि अगर संसद कानून बना दे तो व्यक्ति की जान स्वतंत्रता ली जा सकती है और कोर्ट उसे कानून के औचित्य की जांच नहीं करेगा। ये इस मामले तक की बात थी। 1950 में गोपालन मामला आया था। उसकी बात जैसे 1978 में एक मेनका गांधी का मामला आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन मामले 1950 के फैसले को बदल दिया और अनुच्छेद 1921 की व्याख्या है ना वो व्यापक कर दी, नया सिद्धांत लाया। नया सिद्धांत में क्या कहा? केवल कार्यकारी प्रक्रिया ही नहीं, इसमें कहा था केवल कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध में है, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के विरुद्ध में नहीं है। लेकिन अब की बार बताया कोर्ट ने कि कार्यकारी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि विधायी प्रक्रिया कानून भी उचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं। इसमें व्याख्या को बड़ा कर दिया। प्राण के अधिकार का मतलब है केवल पशुवत जीवित रहना ही नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, ये हमारा प्राण के अधिकार का मतलब है। इसने कहा कि प्राण के अधिकार का मतलब इतना ही नहीं है कि पशुवत जीवन जीना, तो कैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करिए, वो प्राण के जीवन के अधिकार के साथ में ही सम्मिलित है। कानून उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए। अमेरिका के सिद्धांत में है ड्यू प्रोसेस के करीब करीब है, उसके समकक्ष है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। अमेरिका का सिद्धांत है ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस इसके अंदर आता है, तो उसके समक्ष ही होना चाहिए क्योंकि उचित कानून उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए। ऐसा कुछ भी मनमाना कानून नहीं होना चाहिए। तो ये व्याख्या करी मेनका गांधी। केस 1978 में केस आता सुप्रीम कोर्ट में, मेनका गांधी। हुआ ये था, मेनका गांधी विदेश जा रहे थे, तो सरकार ने उस टाइम मेनका गांधी का पासपोर्ट ले लिया। तो मेनका गांधी उस टाइम पासपोर्ट लेने की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करी। तब पता चला कि अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अधिकार दिया, विदेश में घूमने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। तो ये आता है विदेश जाने का अधिकार होता है अनुच्छेद 21 में, और देश के अंदर ही घूमना हमने आगे देखा था कि अनुच्छेद 19 आता है देश के अंदर ही घूमना, और अनुच्छेद 21 बाहर घूमने का। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत घोषित
अधिकार क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्याख्या करके अनुच्छेद 21 में कई अधिकारों को सम्मिलित किया है। माना कि अनुच्छेद 35+ से अधिकार दे रखे हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दे रखा है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका अधिकार, आश्रय आवास का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, त्वरित सुनवाई, विदेश यात्रा करने का, ये मेनका गांधी केस में आता है। ये मेनका गांधी में है। हथकड़ी लगाने और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, सोने का अधिकार और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 21 के अंदर। सोने का अधिकार है, पतंजलि बाबा रामदेव जी एक बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनके केस में ये बात बताई कि सोने का अधिकार भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार में शामिल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ में ही सोने का अधिकार भी शामिल है। सार्वजनिक फांसी नहीं दे सकते, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत में। हथकड़ी नहीं लगा सकते या अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, अमानवीय व्यवहार भी किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता, ये भी हमारे अनुच्छेद 21 का भाग है। विदेश में यात्रा करना, निःशुल्क कानूनी सहायता लेना, किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता चाहिए तो भी उसको निःशुल्क सहायता देनी होगी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। त्वरित सुनवाई करने का अधिकार भी है। आश्रय यानी आवास का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। आजीविका का अधिकार, किसी व्यक्ति को आजीविका नहीं मिल रही तो उसके लिए भी मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण की बात करने, निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का तो है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये थे हमारे मौलिक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार। शिक्षा का अधिकार जब बाद में जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का टॉपिक है। इसमें प्रावधान क्या है? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये राज्य कराएगा। और संशोधन करके, कौन से संशोधन के द्वारा ये जोड़ा? क्योंकि 21 का लिख रखा है, यानी जब भी 21 के बाद में लेटर में ए आए, कैपिटल लेटर में ए, तो ये बाद में संशोधन करके ही जोड़ा गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन किया अधिनियम 2002 का, उसके द्वारा ये जोड़ा। इसका क्या है? शिक्षा के मामले में दूसरी क्रांति कहा जाता है इसको। पृष्ठभूमि क्या रही है कि 1993 में उन्नी कृष्णन केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में और शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया। इसमें 86वां संविधान संशोधन के प्रभाव क्या है कि अनुच्छेद 45 से, जो कि पहले डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में बदल दिया, इसका टॉपिक बदल दिया। क्या बताया पहले था, अब इसमें है 6 वर्ष से कम आयु के, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख करना, शिक्षा की बात करना, ये आंगनवाड़ी आदि में है। तो ये आज वर्तमान समय में अनुच्छेद 35 का टॉपिक ये है, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले यहाँ पे ये अनुच्छेद जो शिक्षा का अधिकार है वो इसमें अनुच्छेद 45 में था। और क्या बदला 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? 51 के भी जोड़ा इसमें। 51 के में एक मूल कर्तव्य दे रखे 51 क में, जिसमें एक 11वां कर्तव्य जोड़ा, नया मूल कर्तव्य जोड़ा कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये माता पिता का कर्तव्य होगा, ये जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 आरटीई एक्ट। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है कि अनुच्छेद 21 को लागू करवाना है। ये अधिनियम कानून लाया गया है। ये प्रावधान क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देना। विशेषता क्या थी इसकी? अधिनियम समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों के साथ समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका विशेषता है इसकी। किसकी? समानता और सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना इसकी शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 के आरटीई एक्ट है 2009 का, उसकी ये विशेषता है। तो हमने ये अनुच्छेद 21 की बात करी जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की थी। अनुच्छेद 22 में बात कर रखी है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी है या निरोध से संबंध संरक्षण है, उस वो अनुच्छेद 22 में दे रखे हैं। संविधान हिरासत 2 भागों में बांटता है। संविधान हिरासत है, डिटेंशन है, उसको 2 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? दंड विषयक और निवारक। तो दंड विषयक यानी प्यूनिटिव, अपराध करने के बाद
अदालत में दोषी पाए जाने पर सजा, ये है दंड विषयक। दूसरा है निवारक। निवारक में क्या होगा, बिना सुनवाई के केवल शक के आधार पर हिरासत में लेना ताकि भविष्य में अपराध ना हो। ये दो विषय हैं इसके, हिरासत के। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण है वो दंड विषयक हो सकता है और निवारक हो सकता है। तो प्रिवेंटिव है उसमें के बिना सुनवाई नहीं हुई है और केवल शक था, शक के आधार पर हिरासत में लेना ताकि भविष्य में कोई अपराध ना हो सके। आगे आएगा साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी। साधारण कानून के तहत ये वाला तो दंड विषयक आएगा। तो उसको दंड विषयक में क्या क्या दे रखा टॉपिक है, किसी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए तो उसे ये अधिकार होगा, व्यक्ति का अधिकार क्या क्या होगा। अगर व्यक्ति को सामान्य कानून के आधार पे या दंड विषयक के आधार पे गिरफ्तार किया जाए तो उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार होगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार हो सकता है। दूसरा अधिकार होगा वकील करने का, अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने, प्रतिरक्षा का अधिकार हो सकता है, ये दो अधिकार। तीसरा बोला कि 24 घंटा के यानी मजिस्ट्रेट 24 आवर, यात्रा का समय है वो काटकर 24 के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। ये 3 अधिकार इसके व्यक्ति के होंगे। व्यक्ति के पास में अधिकार है कि सूचना मांगे कि हमें उसको क्यों गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, गिरफ्तारी का कारण जानने का, अपने पसंद का वकील करने का और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। ये 3 अधिकार है उस व्यक्ति के। अगर उसको दंड विषयक कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है या सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है तो। दूसरा, इसका अपवाद क्या हो सकता है, ये अधिकार नहीं मिलेंगे। वो किसको नहीं मिलेगा, विदेशी शत्रु है तो उसको भी नहीं मिलेगा। और निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। तो अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के नियम क्या होंगे, तो ये नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होंगे। किसी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है और विदेशी व्यक्ति है उसको भी प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है। सुरक्षा के उपाय क्या होंगे, तो देखते हैं कि अवधि होगी वो कैसे होगी। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेन किया है तो उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अपवाद क्या हो सकता है कि सलाहकार बोर्ड बनेगा। अगर 3 महीने होने वाले हैं उससे पहले सलाहकार बोर्ड बना जाएगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। उचित कारण बताए कि अब तो अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर इस सलाहकार बोर्ड ने बताया कि इस 3 महीने से बढ़ा के समय आगे बढ़ाया जाए तो अवधि बढ़ाई जा सकती है, नहीं तो 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति को निरोध का आधार बताया जाना चाहिए, लेकिन यदि ये सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो तो बताना जरूरी नहीं होगा। कि व्यक्ति को कारण बताना हो तो मतलब इसमें कहा है कि सार्वजनिक हित के विरोध में है तो कारण बताना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो व्यक्ति को निरोध का आधार बताना पड़ेगा कि क्यों उसे प्रिवेंटिव डिटेन किया जा रहा है। ये कारण बताना तब होगा कि अगर कोई सार्वजनिक हित के विरुद्ध मामला नहीं है तभी बताया जा सकता है। अगर सार्वजनिक हित के विरुद्ध में मामला है तो उसे कोई कारण नहीं बताया जाएगा। प्रतिवेदन क्या है कि हिरासत के आदेश के विरोध में अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होगा। प्रतिवेदन यानी मतलब वो जो व्यक्ति है उसको है कि हिरासत में ले रखा है, उसके आदेश के विरोध में अपना पक्ष रखने का भी अधिकार उस व्यक्ति को मिलेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या होता है, इस संशोधन ने हिरासत की अवधि है 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी थी। 2 महीने कर तो दी गई है लेकिन आज भी वर्तमान भी समय में ये प्रयोग में नहीं आई है, लेकिन 3 महीने की समय अभी तक चल रहा है। ये था 44वां संविधान संशोधन करके ये जहाँ पे 3 महीने लिख रखा है, 3 महीने की समय तक हिरासत में लिया रखा, इससे ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसको घटा के 2 महीने कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 3 महीने ही चल रहा है। आगे का कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, उसको देखते हैं हम कि संविधान ने हिरासत कानून बनाने से शक्ति बांट दी। कैसे, केवल संसद किसके मामले में कानून बनाएगा, ये सारी बात किसकी हो रही है, निवारक हिरासत के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कानून कौन कौन बना सकता है, केवल संसद किसमें बनाएगी, रक्षा का मामला है, विदेश मामला है, भारत की सुरक्षा का मामला है, तो ये कौन कानून बनाएगी, संसद बनाएगी। और संसद और राज्य दोनों ही बना सकती है। एक समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय है, राज्य की सुरक्षा का मामला है या सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर का मामला है या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, ये 3 मामले हैं। तो ये समवर्ती सूची में आएंगे जो कि राज्य भी कानून बना सकते हैं और संसद भी बना सकता है।
तो ये था हमारा अनुच्छेद 22। हमने आज पढ़ा है भारत की स्वतंत्रता, भारत के संविधान में दे रखी है मौलिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। अनुच्छेद 20 हमने देखा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 देखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 22 देखा हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन और सामान्य डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध से संबंध संरक्षण। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल आगे का देखते हैं।